अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, गैसेस एक्सचेंज। और चैप्टर 1 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग से क्या मुराद है बेटा? ब्रीथिंग से सिंपली मुराद है सांस लेने का प्रोसेस या सांस लेने का जो अमल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन के थ्रू हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ब्रीथिंग की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ब्रीथिंग की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस टेकिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें एयर जो है वो क्या होती है, इन होती है और आउट होती है लंग से। किस चीज के लिए? गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। और कौन से गैसेस के दरमियान एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। सांस लेने का अमल, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा को कहाँ लेंगे? इनसाइड लेंगे, अंदर की तरफ। एंड आउट ऑफ द लंग्स, और फिर क्या करेंगे? लंग्स आउट करेंगे। लंग्स आउट करेंगे किस चीज के लिए आउट करें? गैसेस को एक्सचेंज कराने के लिए, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो। और मैंने आपको बताया था कि गैसेस एक्सचेंज में हम लोग कौन सी मेनली दो गैसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की। सही है, तो गैसेस का एक्सचेंज हो सके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। अब ब्रीथिंग के अगर हम लोग फेजेस की बात करें तो बेटा ब्रीथिंग के कितने फेजेस हैं? बेटा ब्रीथिंग के दो फेजेस हैं। नंबर 1 इंस्पायरेशन, नंबर 2 एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन से क्या मुराद है? बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात लिखी हुई है, आ फेज ऑफ ब्रीथिंग, ऐसा फेज ब्रीथिंग का इन विच, जिसमें वी टेक इन एयर, जो हवा है, वी टेक इन एयर, हम हवा को ले रहे हैं कहाँ पे? इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर ले रहे हैं। और कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बेटा कहाँ से ले रहे हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बेटा जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो आसपास मेरे जितना भी इन्वायरमेंट है बेटा, यहाँ पे एयर मौजूद है और बेटा इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा? एटमॉस्फेयर। बेटा मैं एटमॉस्फेयर से एयर को कहाँ पे ले रहा हूँ? इनसाइड द लंग्स। सही है ना? ये फेज जो ब्रीथिंग का कहलाता है बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कहते हैं। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, या इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। अच्छा जी, इंस्पायरेशन तो समझ आ गया। अब बेटा इंस्पायरेशन का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का क्या मैकेनिज्म है? किस तरीके से इंस्पायर हम करते हैं, किस तरीके से हवा जो है वो एटमॉस्फेयर से कहां पर आती है? हमारे लंग्स में आती है। अच्छा जी, बेटा यहाँ पर जो मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन बेटा कौन सा प्रोसेस है? बेटा इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। अब सर एक्टिव प्रोसेस से क्या मुराद है? बेटा एक्टिव प्रोसेस से मुराद वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो। मतलब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड क्या होता है? ब्रेक। और जब फूड ब्रेक होता है तो बदले में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और उस एनर्जी को हम लोग डिफरेंट कामों में इस्तेमाल करते हैं। सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बोलने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको समझाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग उस एनर्जी को समझने में इस्तेमाल कर रहे हो। उसी तरीके से इंस्पायरेशन एक ऐसा फेज है ब्रीथिंग का। यहाँ पे देखो इंस्पायरेशन में क्या लिखा हुआ है? फेज ऑफ ब्रीथिंग। तो इंस्पायरेशन एक ऐसा फेज है ब्रीथिंग का जिसके अंदर बॉडी को एनर्जी लगानी पड़ती है और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए इंस्पायरेशन को हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अब सर सवाल ये है कि इंस्पायरेशन में एनर्जी क्यों लगानी पड़ती है? सांस लेने में ऐसी क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो एनर्जी कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होती है? बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि एनर्जी किस किस पॉइंट पे रिक्वायर्ड है और किस तरीके से इंस्पायर बंदा करेगा। अच्छा जी, बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। बेटा दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट causing the ribs and sternum move upward and outward। अच्छा जी, बेटा यहाँ पर एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ है। बेटा इंतहाई सिंपल सी डायग्राम है ताकि आपको समझ आ सके। बेटा ये जो फ्रंट पर ये जो आपको बोन नजर आ रही है बेटा, दैट इज स्टर्नम। बेटा ये जो फ्रंट पे ये जो बोन यहाँ पर आपको नजर आ रही है इसमें, और ये जो फ्रंट की बोन है दैट इज स्टर्नम। बेटा इसको मैं लेबल कर देता हूँ। बेटा ये क्या है? स्टर्नम। सही है बेटा, ये स्टर्नम से रिब्स जो है वो फ्रंट पे अटैच है, और रिब्स ये बैक पे जाके किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम। तो बेटा ये क्या है? वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम।
ओके जी। तो बेटा ये फ्रंट पर ये जो बोन है दैट इज स्टर्नम, बैक पर ये जो बोन है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, और रिब्स जो है वो फ्रंट पे किससे अटैच है, स्टर्नम से, और बैक पर जाके किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम से। ओके अब मैं साइड व्यू में बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा ये क्या है, स्टर्नम, ये जो चेस्ट बोन है फ्रंट वाली बोन दैट इज स्टर्नम, और पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। बेटा यहाँ पर रिब्स है, फर्स्ट रिब बेटा स्टर्नम से अटैच होगी, सही है, और पीछे जाके किससे अटैच होगी, वर्टिब्रल कॉलम। उसी तरीके से सेकंड रिब किससे अटैच होगी, स्टर्नम से, और पीछे जाके किससे अटैच होगी, वर्टिब्रल कॉलम से। तो इस तरीके से 12 रिब्स यहाँ पर, 12 रिब्स यहाँ पर। अच्छा बेटा यहाँ पर समझाने के लिए मैंने 3 रिब्स बनाई है। फ्रंट पर जो बोन है दैट इज स्टर्नम, बैक पर जो बोन है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ से ये रिब्स जो है फ्रंट से स्टर्नम से अटैच है और पीछे जाकर किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम। फ्रंट से स्टर्नम से अटैच है, पीछे जाके किससे अटैच है, वर्टिब्रल कॉलम। तो बेटा ये क्या है, मैंने 3 रिब्स बनाई है। बेटा ये क्या है, 3 रिब्स। ओके अच्छा बेटा ये जो 2 रिब्स हैं, बेटा इनके दरमियान मसल होती है। ये जो 2 रिब्स हैं इनके दरमियान मसल होती है, और बेटा इस मसल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। बेटा इस मसल को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। बेटा इस मसल्स को हम लोग क्या कहते हैं, वंस अगेन मैं बता रहा हूं, इंटरकॉस्टल मसल, जिसको मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, इंटरकॉस्टल मसल। ओके जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। बेटा जब ये इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब ये इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा ये जो स्टर्नम है और ये जो रिब्स है, बेटा स्टर्नम और रिब्स कहाँ जाते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। सही है, स्टर्नम और रिब्स कहाँ जाते हैं बेटा, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे कि अभी मैं आपको इंस्पायर करके दिखाऊंगा। तो बेटा आप यहाँ पर देखें, ये फ्रंट पे क्या है, स्टर्नम, और ये क्या है, रिब्स। सही है ना। अब देखो मैं सांस लूंगा, तो बेटा ये जो स्टर्नम है ये कहाँ आएगा, फॉरवर्ड जाएगा और अपवर्ड जाएगा। सही है, या तो आप क्या कह सकते हो, अपवर्ड और आउटवर्ड। ओके अब देखो, तो बेटा यहाँ पर ये आपने क्या देखा, स्टर्नम कहाँ पे गया है, स्टर्नम और ये जो रिब्स है, स्टर्नम और ये जितनी भी रिब्स हैं, बेटा ये कहाँ गई, अपवर्ड और आउटवर्ड। ओके जी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि जब इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, 2 रिब्स इनके दरमियान जो मसल मौजूद है उस मसल को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटरकॉस्टल मसल। जब ये इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बेटा स्टर्नम का आएगा आउटवर्ड, और रिब्स भी, स्टर्नम एंड रिब्स, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। बात समझ आ गई, वेरी गुड। अच्छा जी बेटा, उसी वक्त जब ये वाला काम हो रहा होगा, उसी वक्त क्या होगा, एट द सेम टाइम उसी वक्त जो डायाफ्राम होगा बेटा वो भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और बेटा वो क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड। अच्छा बेटा ये जो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से ये जो बना हुआ है बेटा दैट इज डायाफ्राम। बेटा ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, डायाफ्राम। अच्छा जी बेटा डायाफ्राम भी एक मसल है। बेटा डायाफ्राम मसल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा डायाफ्राम इस वक्त जो जिस शेप में, बेटा इस शेप का नाम क्या है, डॉम शेप। बेटा डायाफ्राम कैसा है, इस तरीके से। तो बेटा डायाफ्राम जिस शेप में, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, डॉम शेप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉम शेप। तो इस वक्त जो डायाफ्राम है बेटा वो किस शेप में, डॉम शेप में। और डायाफ्राम एक मसल है, और मसल्स की खास बात क्या होती है, मसल्स क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब जब बेटा डायाफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बेटा वो क्या हो जाएगी, फ्लैट। वो क्या हो जाएगी, फ्लैट। मतलब जब फ्लैट होगी तो बेटा वो कहां पे जा रही होगी, डाउनवर्ड जा रही होगी। कहां पे जा रही होगी, डाउनवर्ड। ऐसे डायाफ्राम मसल क्या हो जाएगी, फ्लैट होके क्या हो जाएगी, फ्लैट होगी, और कहां पे जाएगी, डाउनवर्ड चली जाएगी। बात समझ आ गई। अच्छा बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो चेंजेस आई हैं, जिसमें ये देखो, अब आप मुझे देखो बेटा, यहां पर मैंने इंस्पायर किया, तो बेटा ये जो स्टर्नम है और ये जो रिब्स है, सही है बेटा, ये कहां पर गई है, ये फॉरवर्ड गई है, और कहां पर गई है, अपवर्ड। या तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड लिखा हुआ है। आप क्या कहते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड भी कह सकते हो, और आउटवर्ड की जगह फॉरवर्ड भी कह सकते हो, जो आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर जो है, जो स्टर्नम है और ये रिब्स है बेटा, ये कहां पर गई है, फॉरवर्ड या आउटवर्ड, और इसके अलावा कहां गई है, अपवर्ड। तो बेटा अंदर जो चेस्ट है, ये जो थोरेक्स है बेटा, इसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज। वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वॉल्यूम क्या कर गया, वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। ओके
अब बेटा ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम कैसे पहले था, डोम शेप था, अब डायाफ्राम भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड गया और डाउनवर्ड जाके क्या हो गया, फ्लैट। अब बेटा डायाफ्राम यहाँ पर ये देखो, ये डायाफ्राम सही है ना, डायाफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, फ्लैट और डाउनवर्ड नीचे की तरफ चले जाएगा। तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम मजीद क्या होगा, इंक्रीज। सबसे पहले स्टर्नम और रिब्स जो है वो कहाँ गई थी, फॉरवर्ड या आउटवर्ड, और इसके अलावा अपवर्ड गई थी। तो वॉल्यूम क्या हुआ, अंदर का स्पेस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और इसके अलावा डायाफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड गया, सही है ना, और फ्लैट हो गया। तो मजीद वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, मजीद वॉल्यूम क्या हो गया बेटा हमारे पास, इंक्रीज हो गया। ओके, अच्छा दो एरो लगा देता हूँ सिंपली, सही है। ये जो वॉल्यूम है बेटा ये मजीद क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा बेटा आप लोग ने 9th क्लास के अंदर बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, और बेटा बॉयल्स लॉ में उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब आप बेटा मुझे एक बात बताओ, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इस डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है कि जो स्टर्नम है और ये जो रिब्स है ये कहाँ पे गई हैं, आउटवर्ड गई हैं, और कहाँ गई हैं, अपवर्ड, सही है ना, आउटवर्ड और अपवर्ड। तो अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ है, अंदर जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो क्या हुआ है बेटा, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज। और डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हुआ और डाउनवर्ड गया तो वॉल्यूम मजीद क्या हुआ, इंक्रीज। अंदर जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरैक्स है, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज। जब अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो अंदर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज, अंदर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज। बेटा अंदर प्रेशर कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, तो बेटा हवा ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सही है। तो अब बेटा यहां पर ये देखते जाओ, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, दीज चेंजेस, ये जो चेंजेस आई हैं, मतलब ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें जो चेंजेस आई हैं, दीज चेंजेस इंक्रीजेस द वॉल्यूम, ये जो चेंजेस हैं इन्होंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंड डिक्रीजेस द प्रेशर, और प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। भाई किसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया और किसके प्रेशर को डिक्रीज किया, अंदर जो चेस्ट कैविटी है वहां के वॉल्यूम को इंक्रीज किया और प्रेशर को क्या किया, डिक्रीज। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके नतीजे में क्या हुआ, एयर रशेस इनटू द लंग्स, जो हवा है एटमॉस्फेयर के अंदर वो रश हो गई, वो आ गई कहां पे, एटमॉस्फेयर से लंग्स में, यानी हाई प्रेशर से कहा गई, लो प्रेशर। चेस्ट के अंदर जो है, चेस्ट कैविटी यानी थोरैक्स के अंदर बेटा कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर, और बाहर एनवायरनमेंट में कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा कहां पे आ गई, लो प्रेशर के अंदर, और हवा कहाँ पे आ चुकी है इस वक्त, लंग्स में, और लंग्स में बेटा क्या होगा, गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान क्या होगा, एक्सचेंज होगा। बेटा यहाँ पर इंस्पायरेशन क्या हो जाती है हमारी, कंप्लीट। बेटा एक बार फिर से बता रहा हूँ, ब्रीथिंग से लेके फटाफट कंटिन्यूशन चले होंगे। बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर आपको इंस्पायरेशन समझ आ गई तो बेटा एक्सपायरेशन बिल्कुल इसका क्या है, रिवर्स है। ब्रीथिंग सांस लेने का प्रोसेस है, सांस लेने के अमल को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, और इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर, ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा को जो है वो हम लोग क्या ले रहे हैं, इन, अंदर ले रहे हैं, एंड आउट ऑफ द लंग्स, और लंग्स से कहा निकाल रहे हैं, बाहर। मतलब हवा को हम लोग कहा रहे, लंग्स के अंदर, और हवा को कहां से बाहर निकाल रहे हैं, लंग्स से बाहर, लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर निकालें, टू अलाउ गैसेस एक्सचेंज। और किस चीज को हम लोग अलाउ करें, यहाँ पर होगी क्या, गैसेस एक्सचेंज होगी, किन गैसेस के दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, इससे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, या इससे हम लोग दूसरे अल्फाजों में बेटा क्या कह सकते हैं, वेंटिलेशन। बेटा दूसरे अल्फाजों में हम लोग क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। बेटा अगर पेपर में ब्रीथिंग या वेंटिलेशन आए तो बेटा कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रीथिंग को दूसरे अल्फाजों में आप क्या कह सकते हो, वेंटिलेशन। अच्छा ब्रीथिंग के फेजेस की बात करें तो कितने फेजेस हैं, दो, नंबर वन इंस्पायरेशन, नंबर टू
एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक ऐसा फेज है ब्रीथिंग का जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी हवा है, सही है ना, उसे हम लोग कहाँ पे लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कहाँ पे लेते हैं, लंग्स में, सही है। इस फेज को हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं। अब बेटा याद रखिएगा इंस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए एक्टिव प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी लगती है। अब सर इस फेज के अंदर, इस स्टेप के अंदर एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपने देखा जो इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट, और जो डायफ्राम मसल है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए बेटा क्या चाहिए, एनर्जी। बात समझ आ गई। तो इसीलिए इंस्पायरेशन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी लगती है। एनर्जी क्यों लगती है, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्टर्नम कहाँ जा रहा है, और स्टर्नम के साथ साथ सॉरी रिब्स भी, स्टर्नम एंड रिब्स दोनों कहाँ जा रहे हैं बेटा, आउटवर्ड और अपवर्ड, सही है ना। तो यहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एनर्जी लग रही है। डायफ्राम भी मसल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो रही है, फ्लैट, तो क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। इसलिए इस प्रोसेस को, इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव फेज या एक्टिव प्रोसेस। बात समझ आ गई। मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। बेटा इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बेटा स्टर्नम और रिब्स जो है ये कहेंगी आउटवर्ड और अपवर्ड, जिसकी वजह से अंदर का जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके। इसके बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम उसी वक्त जो ये डायाफ्राम है बेटा ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्लैट, जिसकी वजह से अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसका मजीद वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो अंदर का प्रेशर यानी चेस्ट कैविटी का प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। और एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। तो हवा जो है एज अ रिजल्ट ऑफ इट, सही ना। ये वाला पॉइंट जो समझ आ गया, इसमें क्लियर हो गया। इन चेंजेस की वजह से ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स की वजह से जो चेंजेस आई उसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज, और प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। किसका प्रेशर, चेस्ट कैविटी का, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, एयर ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट के अंदर जो एटमॉस्फेयर में थी वो रश हो गई इनटू द लंग्स, यानी कहां से, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। बात समझ आ गई। तो बेटा यहाँ पर इंस्पायरेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बेटा देखो मैं आपको इंस्पायरेशन के बारे में सारी बातें बता चुका हूँ। इंस्पायरेशन क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन क्या है, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अच्छा बेटा एक चीज बताना भूल गया था कि इंस्पायरेशन को हम लोग दूसरे अल्फाजों में इनहेलेशन कहते हैं और एक्सपायरेशन को हम लोग दूसरे अल्फाजों में एक्सहेलेशन कहते हैं। बेटा इंस्पायरेशन में सिंपली क्या था कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी एयर है, सही है ना, हवा जो है बेटा, उस हवा को एटमॉस्फेयर से बेटा हम लोग कहाँ लेते हैं, लंग्स के अंदर लेते हैं। बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। जबकि एक्सपायरेशन से क्या मुराद है, बेटा एक्सपायरेशन से मुराद ये है कि लंग्स के अंदर जितनी भी एयर है, सही है बेटा, उसे लंग्स से रिलीज आउट कर देना, रिलीज आउट कर देना कहां पर, दोबारा से इस एटमॉस्फेयर में, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपायरेशन। लेकिन मस्ट रिमेंबर कि बेटा इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, इसी एटमॉस्फेयर से हमने हवा कहां पे ली थी, लंग्स में, और वहां पर क्या हुई थी, गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान, सही है। इसके बाद एक्सपायरेशन में क्या होगा, वही हवा जो लंग्स में है उसे रिलीज आउट कर देना दोबारा से इस एटमॉस्फेयर में, दैट इज एक्सपायरेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फेज ऑफ ब्रीथिंग, ऐसा फेज ब्रीथिंग का इन विच, जिसमें वी रिलीज आउट द एयर, हम लोग एयर को रिलीज आउट करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। कहां से बाहर की तरफ निकालते हैं, फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से हवा को हम लोग क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं इस एटमॉस्फेयर में। उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। अच्छा जी बेटा एक्सपायरेशन का क्या मैकेनिज्म है, बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म में, ये सारे मैकेनिज्म के 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन बेटा सबसे पहला पॉइंट एक्सपायरेशन में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपायरेशन इट इज अ पैसिव प्रोसेस। बेटा एक्सपायरेशन कौन सा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। बेटा एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस क्यों है, बेटा एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल और जो बेटा डायाफ्राम मसल है बेटा वो दोनों क्या कर रही हैं, रिलैक्स। बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पे क्या कर रही है, रिलैक्स, और डायाफ्राम जो मसल है बेटा वो भी क्या कर रही है, रिलैक्स, सही है ना। जबकि इंस्पायरेशन के अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट, और जो डायाफ्राम मसल है वो भी क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट। और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए बेटा किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। तो इसीलिए जो इंस्पायरेशन थी बेटा वो क्या था, एक्टिव प्रोसेस था। वो इसीलिए एक्टिव प्रोसेस था क्योंकि वहां पर ये दोनों मसल्स क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। ओके, एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव प्रोसेस है। क्यों पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दोनों मसल्स क्या कर रही है, रिलैक्स। अब सीन क्या है, इन 4 पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। द इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स, बेटा मैंने आपको बताया था ये रिब है, ये रिब है, ये रिब है, रिब्स रिब्स। बेटा दो रिब्स के दरमियान ये जो ग्रीन कलर से मैंने कलरिंग की हुई है ये मसल है, और इस मसल का क्या नाम है, इंटरकॉस्टल मसल। बेटा ये जो दो रिब्स हैं नीचे की तरफ, यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर से कलरिंग की हुई है बेटा, यहाँ पर ये जो मसल है इस मसल का नाम क्या, इंटरकॉस्टल मसल। बेटा ये इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, रिलैक्स। इस इंटरकॉस्टल मसल ने पहले क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इंटरकॉस्टल मसल क्या करेगी, रिलैक्स। जब ये इंटरकॉस्टल मसल बेटा क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, क्या करेगी, रिलैक्स। जब ये रिलैक्स करेगी तो जो स्टर्नम है और जो रिब्स है बेटा, स्टर्नम ये जो रेड कलर से ये है दैट इज स्टर्नम, और ये जो रिब्स हैं बेटा, स्टर्नम कहाँ जाएगा और रिब्स कहाँ जाएंगे, इनवर्ड, अंदर की तरफ, सही है ना, और दूसरा कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स। जब इंटरकॉस्टल मसल ये जो दो मसल हैं जब ये क्या कर जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी या रिलैक्स कर जाएंगी, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कॉसिंग द रिब्स, रिब्स और स्टर्नम जो है बेटा वो कहाँ जाएंगे, मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएंगे, एंड इनवर्ड, अंदर की तरफ जाएंगे, सही है। अब बेटा आप खुद सोचो, जब रिब्स डाउनवर्ड जा रहे हैं और स्टर्नम भी, मैं अक्सर बेटा मैं एक का नाम लेता हूं लेकिन रिब्स और स्टर्नम दोनों ही है, ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड, और फिर कहाँ जाएंगे, इनवर्ड, अंदर की तरफ। बेटा जब ये डाउनवर्ड और इनवर्ड जाएंगे तो बेटा इसके नतीजे में वॉल्यूम इंक्रीज होगा या वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बेटा ऑब्वियस सी बात है कि बेटा अंदर का जो वॉल्यूम है, क्योंकि बेटा ये देखो ये कहा रहे नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, तो अंदर का वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, अंदर का वॉल्यूम यानी चेस्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, अब बेटा दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी वक्त, द डायाफ्राम रिलैक्स। डायाफ्राम जो है वो मसल है बेटा वो क्या कर जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी, और रिलैक्स होके बेटा वो कौन सी शेप की हो जाती है, बिकम डॉम शेप। कैसे, कौन सी शेप की हो जाएगी, बिकम डॉम शेप एंड मूविंग अपवर्ड। अच्छा बेटा मैंने आपको बताया ये जो डायाफ्राम मसल है बेटा पहले क्या हो गई थी, ये फ्लैट हो गई थी, पहले क्या हो गई थी, ये फ्लैट, सही है ना। कॉन्ट्रैक्ट करके डायाफ्राम मसल जो है वो क्या हो गई थी, फ्लैट हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, और कहाँ गई थी, डाउनवर्ड। अब डायाफ्राम मसल जब रिलैक्स करती है तो कहाँ जाती है, अपवर्ड। कहाँ जाती है, ये देखो एरो ऊपर की तरफ है, कहाँ जाएगी, रिलैक्स करके कहाँ जाएगी, अपवर्ड। जब अपवर्ड जाएगी तो कौन से शेप की हो जाएगी बेटा, डोम शेप की हो जाएगी। अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले डायाफ्राम नीचे था तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, अब डायाफ्राम क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो वॉल्यूम मजीद क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो गया। अब बेटा अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अंदर चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है बेटा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अंदर चेस्ट कैविटी का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेटा एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो रिब्स और स्टर्नम है बेटा वो क्या कर रहे हैं, वो डाउनवर्ड हो रहे हैं, और दूसरी बात क्या आ रहे हैं, इनवर्ड। क्या क्या हो रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम जो है बेटा वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड के बाद क्या हो रहा है, इनवर्ड। तो बेटा डाउनवर्ड और इनवर्ड में अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। और इसके बाद डायाफ्राम पहले डाउनवर्ड था, फ्लैट था, अब डायाफ्राम डोम शेप अपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। तो बेटा अंदर जो चेस्ट कैविटी है, अंदर जो थोरेक्स है बेटा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब चेस्ट कैविटी, अंदर जो चेस्ट कैविटी है, जो थोरेक्स है उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा हवा ऑटोमेटिकली कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बाहर।
हवा ऑटोमेटिकली कहाँ जाने की कोशिश करेगी, बाहर। तो बेटा यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया, ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो इंटरकॉस्टल मसल ने काम किया है और डायफ्राम मसल ने काम किया है, इनमें जो चेंजेस आई हैं, दीज चेंजेस, इन चेंजेस की वजह से जो वॉल्यूम है बेटा वो क्या हो गया, डिक्रीज, और जो प्रेशर है वो क्या हो गया, इंक्रीज। वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज, और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। किस जगह का, चेस्ट कैविटी का। और अंदर प्रेशर क्या है, हाई। जब अंदर प्रेशर हाई है हवा का, तो बेटा जिसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच अंदर प्रेशर हाई है, उसके नतीजे में क्या होगा, एयर पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। एयर पुश आउट हो जाएगी, एयर रिलीज हो जाएगी। कहां से रिलीज हो जाएगी, लंग्स से। सही है। तो बेटा ये पूरा इंस्पायरेशन है जो कि मैं, वो क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बेटा वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको ये टॉपिक लिखना है वो लिख लें। मैं साइट पे हो जाता हूँ।